अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, JIT रिपोर्ट्स के बाद एक कॉन्स्टेंटली एक डिबेट हुई जहां पे हमने देखा कि उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से बातचीत हो या फिर सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से हो। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत सारे सवालात हुए, उन दोनों से सवालात होते रहे। उसके बाद रिबाटल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई स्ट्रॉन्ग जवाब ना आ सका। एक तरफ नबील गबूल साहब ने भी जो है उस JIT को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की और उन्होंने वही बात की जो अली जैदी साहब कर रहे थे, यानी कि वफाक की तरफ जो स्टांस आ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वही स्टांस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक तरीके से उस पर एक्सेप्टेंस दे रही थी। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब और बाकी के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने उसको जो है एक पर्सनल ओपिनियन तक जो है महदूद रखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पर्सनल ओपिनियन हो सकता है एक सीनियर लीडर का जो कि एक हाई टियर लीडरशिप में रह चुका हो और लियारी के साथ एसोसिएशन जिसकी बहुत ज़्यादा करीब की हुई हो। साथ ही साथ इन तमाम तर इशूज़ को देखते हुए जो एक सामने इशू आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सारे सवालात उठा रही है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो बात करें आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ साथ गवर्नर इमरान इस्माइल और अली जैदी साहब, तमाम तर ये जो बड़े नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि अमन कमेटी से मुलाकातों का जो इनका सिलसिला रहा है। इस पर कुछ बात करेंगे, क्या सिलसिला रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो बात करती है 18वीं तरमीम के हवाले से। इवन मुस्लिम लीग नून के जो टॉप लीडरशिप है वो ऑफ एयर भी इसी किस्म की बात कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि वो 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर कोई कुछ करना चाह रही है वो। लेकिन सवाल जब हम करते हैं कि क्या करना चाह रही है तो वो क्लैरिटी दोनों जमातों के पास, जो कि अपोजिशन जमातें हैं, उनके पास नहीं है इस वक्त। वो कहते हैं कि शायद अवाम को जो है जो ताकि इस वक्त कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाए तो वो अवाम को जो है ट्रैक से हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रहमत अली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद है मीर मोहम्मद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है उबैद शाह साहब तज्जियाकार। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सबसे पहले रहमत अली साहब, आप ये बताइए जो एक्यूजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रही है आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब और अली जैदी के ऊपर कि अमन कमेटी का वो हिस्सा रहे हैं, ये क्या मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपने प्रोग्राम में मौजूद है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इल्ज़ामात लगा रही है इसमें तो कोई सदाकत ही नहीं है। जो अवाम को पता है उससे वो मुंह फेर रही है कि हमारा उज़ैर जान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जबकि उज़ैर जान बलोच के हलब याफ्ता लोग इनके MNA MPA रहे। अगर वो इनकी जमात के थे तो फिर दोबारा दूसरे जो इलेक्शन था 2018 का, उसमें इन्होंने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? शाहजहां बलोच उज़ैर जान का MNA था, दोबारा इन्होंने टिकट नहीं दिया, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ा है। जो सानिया मिर्ज़ा थी उनको इन्होंने टिकट नहीं दिया है, वो नाराज़ हो गई थी, शाहजहां बलोच की उन्होंने हिमायत की है। तो इस तरह ये इनका ताल्लुक था। हमारा तो अमन कमेटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अली जैदी, आरिफ अलवी, इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया सईद गनी साहब ने, ये तो बेबुनियाद इल्ज़ाम। अली जैदी साहब ने जो है JIT के ऊपर बहुत सारे सवालात किए। उसके अलावा गवर्नर साहब के ऊपर जो है अपनी पार्टी से कुछ एलिगेशंस आते रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब एलिगेशन लगा रही है। ये क्या मामला है? किस चीज़ के एलिगेशन? अभी तो पार्टी इटसेल्फ गवर्नर साहब के हवाले से कहती है कि गवर्नर साहब जो है वो पार्टी में इटसेल्फ उन्होंने अपनी एक जमात बना ली है और इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। पार्टी के अंदर वो कोई इंटरफेयर करते नहीं है। जब वो पार्टी के ओहदेदार थे तो जाहिर बात है पार्टी की तंजीम वो चलाते थे, कराची के अंदर वो हेड थे पार्टी की तरफ से, वो चलाते थे, तभी की बात है। अब तो ऐसी कोई लेकिन अमन कमेटी के एक्यूजेशन ये कहाँ से आ गए? कैसे अमन कमेटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वास्ता नहीं रही। अगर तहरीक इंसाफ का वास्ता होता तो इंसाफ अमन कमेटी होती। पीपल्स अमन कमेटी बाकायदा लियारी के अंदर जो उज़ैर बलोच की लीडरशिप और रहमान डकैत, जरदारी भी वहाँ आके, जरदारी, फरियाद, तारपुर, ये सब उनके घर पे आके उनके जो है ना प्रोग्राम अटेंड करते थे। इन्हीं का वास्ता है। हमारा तो कभी इनसे वास्ता रहा ही नहीं है। अगर तो हमारा वास्ता रहा होता तो मैं आपको बताऊं, इनके ही लोगों को अगर लेने होते तो शाहजहां बलोच को उन्होंने टिकट नहीं दिया, हम टिकट दे देते अगर हमारा उनसे वास्ता रहा होता। वो कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उज़ैर बलोच कह चुका है। नहीं ऐसे तो ठीक है। मीर समद ब्रोई साहब, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर स्टेटमेंट को देखते हुए? आखिर आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि अमन कमेटी के साथ ये जो टॉप लीडरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके ताल्लुकात हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मशहूर हूँ कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए जी, एक उर्दू का वो शेर है कि याद माजी अज़ाब यारब मुझसे मेरा हाफिज़ा छीन ले। भाई से शायद उनका हाफिज़ा छीना गया है, उनको याद नहीं है।
असल में अगर उस टाइम के कुछ अखबार के स्टेटमेंट्स और कुछ बयानात उज़ैर जाम बलोच के अपने और उनके जो बहुत से करीबी दोस्त जिनमें हबीब जाम बलोच आजकल बड़े हॉट फेवरेट चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ के पेजेस पे उनके बड़े लाइव वीडियोस चल रहे हैं, सब कुछ आज चल रहे हैं, जो उस ज़माने में सबसे बेहतरीन कारिंदा था उज़ैर बलोच का, उनकी तरफ से वो स्टेटमेंट मौजूद है कि हम इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को हराएंगे और हम इस बार इमरान खान को कराची में वेलकम करते हैं। ये कब की बात कर रहे हैं आप? 2013 के इलेक्शन से कल 2013 की बात कर रहे हैं, ठीक है आप। और 2001 से लेकर 2013 तक क्या सिचुएशन रही लियारी में? देखिए 2000 पीपल्स अमन कमेटी किसकी लीडरशिप में थी, किसकी अम्ब्रेला में थी? 2001 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, किसी और की हुकूमत थी इस शहर के अंदर और इस शहर को लीड करने वाले आप लोग ऑन एंड ऑफ आते रहे ना। 2001 में तो हम कहाँ थे, 2008 में हम आए हैं। लेकिन जब ये तमाम इश्यूज सामने आए हैं उसके बाद ये पूरा एक लंबा पीरियड है, इस लंबे पीरियड में 2013 तक क्या आपको चांस नहीं मिला? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती ये रही कि उस वक्त हमने एक बहुत बड़ी ब्लंडर, जो कि आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो सबसे बड़ी बदकिस्मती और बड़ी गलती थी, जो कि हमने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसे बंदे को वज़ीर दाखिला बनाया। उस बंदे ने अपनी दोस्तियों का और अपने नफ़रत का फ़ायदा लेते हुए इस शहर के अंदर नफ़रत अंगेज़ी को अंजाम तक पहुँचाने के लिए अमन कमेटी पर हाथ रखा और उनको सपोर्ट किया अपने मकासद के लिए, अपनी मफादत के लिए। इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई वाबस्तगी तो फिर यानी तो आपकी तो रेट ही कायम नहीं थी आपकी हुकूमत की, जो आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है अंदर। वजीर दाखिला जिसको आपने बनाया है, आप लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। उस वक्त वजीर दाखिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, हुकूमत हमारी थी और हमारी बदकिस्मती है कि हमारा वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसा बंदा था। ठीक है, ये आप लोगों ने ये यानी अब सारा मलबा आप लोग सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब पे डाल रहे हैं, देखिए क्योंकि वो आपके साथ नहीं है इस वक्त। क्या ये वजह है? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से हटकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक टॉप लीडरशिप का आप बताएं। अच्छा, अदी फरियाल तालपुर साहिबा की एक नहीं मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर उनके घर में जाना, पिक्चर्स। मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ ना, मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ। आपने वसीम बादामी का इंटरव्यू देखा होगा जिसके अंदर वो एविडेंस के साथ बात करें। आपकी ही सिंध हुकूमत की मोहर लगी हुई है अवार्ड्स के ऊपर। आप लोग एक क्रिमिनल को, एक दहशतगर्द को जो लोगों की जाने लेता था, आप लोगों ने उसको पीस अवार्ड दिया है। एक बात ये तो वो किसने दिया? सुनिए, मैंने अर्ज किया कि आपको वजीर दाखिला जब एक सूबे का होता है, आपके तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और तमाम पीस के मामला वजीर दाखिला के अंडर आते हैं। उसकी शकील मेमन साहब क्योंकि जो ट्विटर के ऊपर बौखला के जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो भी उनके साथ दिखे, फिर उसके बाद हमारे कायम अली शाह साहब वो भी उनके साथ हैं, फिर उसके बाद शर्मिला फारूकी साहिबा, अदी फरियाल तालपुर साहिबा, इसमें पूरे जीआईटी में मेंशन्ड है कि वो कहाँ। मुझे जीआईटी से कोई इंकारी नहीं है। जो जीआईटी वो अल्हम्दुलिल्लाह अवामी पार्टी होने की हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दिल करता है कि उन्होंने ये जीआईटी पब्लिश की है, वरना शायद कोई अपने नहीं। ये तो पहले 4-5 साल पहले क्यों नहीं आई पब्लिक पे? जब आज डिमांड है, डिमांड की बात नहीं है ना। जीआईटी का मकसद क्या होता है? जब जीआईटी कंप्लीट होती है उसके बाद नई एफआईआर लॉन्च होना, फिर प्रोसीडिंग्स होना, ये जीआईटी फाइनल स्टेप तो नहीं है ना। आप लोगों ने 4-5 साल छुपा के रखी। कोई भी जीआईटी किसी भी रियासत का किसी भी जगह पर आवाम के लिए नहीं होता, वो अदालतों को जमा करने के लिए होता है। नहीं तो छुपाई क्यों? यही तो कह रही हूं, वो अदालतों में मौजूद है। क्या बात करें सर, पब्लिक क्यों नहीं होती? पब्लिक मैटर, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, क्यों नहीं होती? इसी तरह जस्टिस बाकर नजफी की बात थी, रिपोर्ट की बात थी, वो भी पब्लिक नहीं हो रही थी। आज कर लिया है, जब आप आज कर लिया तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करते तो भी मसला था। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज हम जो अर्ज कर रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई वाबस्तगी नहीं है। देखिए इस शहर के अंदर जिस जमात में एंटी एमक्यूएम सियासत करने की कोशिश की, उन्होंने उज़ैर जाम बलोच से कहीं ना कहीं मुलाकात और सपोर्ट लेने की कोशिश की, चाहे वो कोई भी था। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारा वज़ीर दाखिला वो शख्स था जिसने उनको अपना बेटा बनाया, बगल बच्चा के तौर पर नाम की दिया। चले आज हम गुनहगार हैं, तस्लीम करते हैं हम चलो गुनहगार हैं, तो आज वो वज़ीर दाखिला जो सबसे बड़े गुनहगार है, जिसने अलल ऐलान दुनिया के सामने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको लाइसेंस दिए, इनको असला दिए, असला इसलिए दिया कि लोगों को मारे, तो आज वो वज़ीर दाखिला जो साबिका वज़ीर दाखिला है वो आज सबसे करीबी सिंध में हुकूमत किसकी है? करवाएं आप लोग इसको, एफआईआर लॉन्च करवाएं दोबारा से, जो उसमें एग्जीक्यूशन के मामला है वो स्टार्ट करें और पकड़वाएं। हो जाएगा इंशाल्लाह। उबैद शाह साहब, जिस तरह आप देख रहे हैं कि समद साहब कह रहे हैं कि हमारी इन्होंने एक्सेप्ट किया एक तरीके से कि हमारी बदकिस्मती थी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, लेकिन इनडायरेक्टली सारा मलबा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के ऊपर आ रहा है। क्या ये जस्टिफाइबल है? एक बंदा वज़ीर दाखिला सारा वो सोलो, क्या वो वन मैन शो कर रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था, सब बिल्कुल ही बेखबर थे, क्या था? क्या आप अग्री करेंगे इनके स्टेटमेंट से? देखें, मैं तो ये आधा तो इन्होंने एतराफ़ी जुर्म कर लिया, तो बाकी आधा रह गया, कबूल हुआ ना, बाकी आधा भी वक्त के साथ साथ हो जाएगा एतराफ़।
मैं आपको इस पर बात नहीं करूंगा, जो माजी की लकीर नहीं पीटूंगा। मैं आपको ताज़ा सिचुएशन पर बात करूंगा, वो ज़्यादा अच्छी रेलिवेंट होगी। इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की क़यादत इस कदर शदीद दबाव का शिकार है इस JIT के बाद से कि आसिफ जरदारी साहब जो अपने बच्चों से मिलने को तैयार नहीं थे, कोरोना के आइसोलेशन में और बेसमेंट में मुकीम थे, उन्होंने 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान से बुला के मुलाकात की। जी। वो मुलाकात इसलिए की गई है कि उन्हें अंदाजा हो रहा है कि अगर वो पॉलिटिकल गेम में वापस नहीं आते और प्रेशर फिर से बिल्ड नहीं पीपल्स करते, पार्टी का गेम आउट हो सकता है। बहुत ज्यादा। ये एक इंतहाई मतलब एक बड़ी मूव है, ये मामूली सूरत हाल नहीं है जो इस JIT से मुताल्लिक है। इसमें इतनी संगीन इल्जामात है। मैं एक छोटा सा वाकया याद दिलाना चाहता हूँ लोगों की, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। सिंध प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट अलायंस सपना बनाई हुई अयाज लतीफ़ पलेजो साहब ने और कुछ कॉमपरस्तों ने, जब पीपल्स पार्टी से उज़ैर जान बलूच के ताल्लुकात ख़राब हो गए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जाने के बाद, उस वक्त तक, उससे पहले तक तो वो ब्लू आइड गाए थे पीपल्स पार्टी के। जब ताल्लुकात ख़राब हो गए और उनके खिलाफ एक ऑपरेशन भी नाकाम बज़ाहिर दिखाने के लिए किया गया टप्पी साहब के कहने पे, जो नाकाम हुआ लियारी में, उसके बाद एक एतराजी कॉल दी सिंध प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट अलायंस ने, हड़ताल की कॉल दी और एक मुजाहरे का ऐलान किया जो लियारी से शुरू होना था। रात को गाड़ियां चलनी शुरू हो गई। मेरी आंखों देखी बात है, मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ कि एक बस चलाई गई जिसमें 2 आदमी जिंदा जल के मर गए उस बस के अंदर, उस मुजाहरे को कामयाब बनाने के लिए। उसमें एक ऐसा आदमी था बूढ़ा बेचारा जो उतर नहीं पाया बस से, उन्होंने बस पे पेट्रोल फेंका और आग लगा दी। ये था उज़ैर जान बलोच इस कराची के लिए। ऐसे ऐसे जराइम हैं जिनका अगर आप माजी में मतलब अगर रिविजिट करें ना तो आपकी रूह कांप जाए। ऐसा कराची में हाल किया। और 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद एक बर्बरियत का दौर देखा है कराची ने। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी इससे बड़े आराम से जान छुड़ा लेगी, दामन झटक लेगी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पे डाल लेगी। ऐसा नहीं है। पूरी स्टेट मशीनरी इस बात के लिए इस्तेमाल हो रही थी और ये मामला अभी काफ़ी संगीन है और ये आगे तक जाएगा। अब आप आइए एक और पहलू JIT पे। अली ज़ैदी साहब कहते हैं ये JIT सही नहीं है, वो 20 पेजेस वाली अलग है, मुख्तलिफ। वो कहते हैं ये JIT सही नहीं है। ये हकीकत है ये बात कि यहाँ ऐसी JITs रही हैं जिन पर अफसरान साइन नहीं करते थे। ये वाला केस डालो तो मेरे साइन करूंगा। JIT के मेंबरान के पास ड्राफ्ट गर्दिश करता था तो वो कहते थे यार ये वाली FIR और डालो, वो फला 2 और मरे थे वो इसमें डाल दो या वो इसमें से निकाल दो। अफसर आपस में बात करते थे, वो कहते थे यार ये वाला केस निकाल दो फिर मैं साइन करता हूँ। ये हकीकत है। अच्छा, स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, जो स्टेटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से आ रही है, जो कि एक क्लियर एक्यूजेशन है प्रेसिडेंट साहब के ऊपर, गवर्नर साहब के ऊपर और अली ज़ैदी साहब के ऊपर भी। इस एक्यूजेशन को आप कैसे देखते हैं? मैं इसे फैक्ट समझता हूँ। ये बात दुरुस्त है, मारूजी हालात बदल जाते हैं। इमरान खान साहब जब इख्तिदार में नहीं थे, इख्तिदार के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों उनके मुखालफिन थे और उस वक्त उन्होंने हर उस कॉर्नर से मदद लेने की कोशिश की जहां उन्हें पीपल्स पार्टी के मुखालफिन या नून लीग के मुखालफिन पाए जाते थे, मिलते थे। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये कड़ियां जुड़ सकती हैं वो तमाम तर क्रिमिनल एक्टिविटीज की कि जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि पार्टी क्योंकि वोट बैंक बढ़ाने के लिए डिफरेंट स्टंट्स तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अगर ये अपने वोट बैंक के लिए कोशिश थी इन 3 मेंबर्स की, तो क्या आप इस छोटी एक कोशिश को एसोसिएट कर सकते हैं जो इतने फॉर अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड, एक क्रिमिनल एक्टिविटीज होती रही, वहाँ एक्सटॉर्शन डिमांड होता रहा, भत्ता कहाँ से कलेक्ट हुआ, वहाँ पे एथनिक एथनिसिटी की बुनियादों के ऊपर कत्ल होते रहे। क्या ये तमाम तर कड़ियां आप उस एक इंसिडेंट के साथ जोड़ देंगे अपने वोट बैंक के बढ़ाने के लिए? नहीं, देखें, सियासी जमातों के साथ ये तो अलमिया है ना। इमरान खान साहब ने एक कॉम्प्रोमाइज, जो पहला सबसे बड़ी उनकी जिंदगी की जो कॉम्प्रोमाइज है या गलती है जिसको उनके सपोर्टर भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो यही है ना कि वो इलेक्टेबल्स के खिलाफ, इलेक्टेबल्स को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे यही जो हमारी टूटी फूटी टीम है यही सही है, हम इसके साथ इलेक्शन में जाएंगे। बाद में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, इलेक्टेबल्स के पीछे गए, महकमा ज़राअत सरगर्म रहा और इलेक्टेबल ला के उनको देता रहा। तो इमरान खान साहब ने, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के साथ यही मसला है, हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किसी से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मतलब शैतान से भी हम मफाहमत कर सकते हैं, मुआहदा कर सकते हैं, यार वक्ती तौर पर ठीक है अभी हमसे दोस्ती कर लो, बाद में हम अब देखिए ना, अगर मैं आपको थोड़ी कुछ अरसा पहले की एग्जांपल दूं, आप प्रोग्राम में भी शामिल थे, उसमें हमने डिटेल बात भी की थी BLA के हवाले से कि किस तरीके से अंडर द नेम ऑफ बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी वो बात करते हैं बलोच राइट्स की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है,
वो नेशनलिस्ट को तो अगर अच्छे अल्फाज में हम देखें तो वो तो पूरे कौम के लिए सोचेगा ना, लोगों के लिए सोचेगा, लोगों के दरमियान मौजूद होना चाहिए। लेकिन वो शख्स ब्लैकमेल करके जो कमजोर माइंड है उनको इस्तेमाल कर रहा है, जो बलोच हैं उनको खुद ही मिस करके फिर मिसिंग पर्सन बना देना, फिर एक क्रिमिनल एक्टिविटीज करवाना, ये तमाम तरह एलिमेंट्स भी जो हैं हमारे बहुत सारी चीज कड़ियां जो हैं इन्हीं तमाम तरह कॉम्प्लिकेशंस तो ग्राउंड रियलिटीज में कॉम्प्लिकेशंस तो होती है ना। देखें, एक ईवल से लड़ने के लिए समटाइम्स आपको लेसर ईवल के साथ अलायंस बनाना पड़ता है एक बड़े ईवल से लड़ने के लिए। जी, ये जो जिस तरह ये उबैद शाह साहब कह रहे हैं कि हम हमेशा जो है हमने शैतान से भी मुफाहमत कर लिया अनफॉर्चुनेटली, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो अगर हम अभी बलूचिस्तान की जिस इंसिडेंट की बात कर रहे थे, वहाँ पे आपका जो एलाय है इस वक्त, आपने अपने एलाय के साथ मिलके बीएनपी के साथ हुकूमत बनाई बलूचिस्तान में। अब वो आपसे बहुत सारे ऐसे काम करवाना चाह रहे हैं जो कि आप लोगों ने कहा कि वो डिजायरेबल नहीं है, वो ठीक नहीं है वो काम, और वो नहीं कर सकते हम उसको। फवाद चौधरी साहब का भी बयान आया और उसके फौरन बाद हमने देखा एक तरफ से बीएनपी का आपके ऊपर प्रेशर कि हुकूमत आपसे अलग हो जाएगी, और फिर ये बीएलए वाला अटैक। तो क्या ये कड़ियां नहीं जुड़ रही, यानी क्या आप लोग की रिट कायम नहीं है ठीक से, या आप लोगों से काम नहीं हो रहा, क्या इशू है ये? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी जो फोर्सेज है वो अपना काम कर रही है, इस तरह गवर्नमेंट की रेट कायम है पूरे मुल्क के अंदर। दूसरी बात यही कि जो बरोई साहब के सवाल का मैं जवाब दे दूं, इन्होंने कहा कि उस वक्त के जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा है उन्होंने ये सब कुछ किया, यानी पीपल्स पार्टी अपने वफाकी वज़ीर दाखिला को नहीं संभाल सकती थी, पूरा मुल्क को क्या संभालती। जिस वक्त ये कत्लो गैरत हो रही थी, जो उज़ैर जान का इस शहर के अंदर चर्चा था, जो बत्ते लिए जा रहे थे, जो टारगेट किलिंग हो रही थी, उस वक्त पीटीआई किसी एक काउंसलर भी इस शहर के अंदर पीटीआई का मौजूद नहीं था। तो उस वक्त एक काउंसलर मौजूद नहीं था और पीटीआई उज़ैर जान बलोच के साथ मिलना चाह रही थी। उज़ैर जान बलोच फिर एमक्यूएम में जाता, जो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमात थी उस वक्त, सही है, वो वहाँ जाता, वहाँ भी टारगेट किलर थे, वहाँ भी बत्तेखोरी थी, वहाँ भी उस वक्त लंदन से सारी डायरेक्शन होती थी। तो आज अगर मैं इनको कहूँ क्या नाज बलोच से आज इनका ताल्लुक है कि नहीं, उस वक्त की जो नाज बलोच थी उन्होंने जो बयान दिए, नाज बलोच की मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी एमएन है, मैं सानिया नाज की बात नहीं कर रहा, उनसे तो आज आपका ताल्लुक है ना। उनकी वीडियो कल अली ज़ैदी साहब ने चलाई है, सही है, आप वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हम पीटीआई का अमन कमेटी से कोई वास्ता नहीं है, पीपल्स पार्टी ये सारी चीजें करती थी, चलो उसी को मान ले आप। अगर जुल्फिकार मिर्जा की माननी है कीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ठीक है, यही से कंटिन्यू करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। से न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि जो फाइनल रिकमेंडेशंस होती हैं उसके ऊपर जो है क्या अमल हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिबाटली आया है कि जेआईटी को इटसेल्फ जो कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, इसीलिए अभी कंफ्यूजन है यहाँ पे। लेकिन जो मेन इस वक्त कंक्लूजन जिसके ऊपर मैं बात करूँगी वो यही है कि इतने सारे फैक्ट्स इसमें हैं, चाहे हम इस मामले में पढ़े ना पढ़े कि वो 20 पेज की जेआईटी कौन सी थी और ये 35 पेजेस की जेआईटी कौन सी है, इस पर आपका क्या रिबाटल आएगा? जी, मैं रिबटल तो नहीं दूंगा, मैं लुत्फानंदोज हो रहा हूँ बरोई साहब की बात से, मैं एंजॉय कर रहा हूँ इनकी बात को, ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर जैसे डाल रहे हैं। मैं सवाल ये करता हूँ इनसे एक ऐसी, उसके बाद अपना कमेंट करूँगा। मैं सवाल ये करता हूँ कि अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा सब कुछ ही थे और सब कुछ कर रहे थे तो वो असला दे रहे थे, ये भी इनकी क़यादत दिख रही थी, वो हंगामे करवा रहे थे, ये भी इनकी क़यादत दिख रही थी, कत्ले आम करवा रहे थे, ये भी इनकी क़यादत दिख रही थी। तो यही तो सवाल मैं करती हूँ पीपल्स पार्टी से, इतने साल तक वो तो कर रहे थे, होता रहा, तो फिर कहाँ थे? बाकी सारे लोग इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो इसमें मुदाखलत भी नहीं कर सकते थे, रोक भी नहीं सकते थे, पूछ भी नहीं सकते थे, तो वो तो चुप रहने के भी मुजरिम हुए। एग्जैक्टली, एक तो सवाल ये है। दूसरी बात ये कि अभी जो वजीर दाखिला है वो हमारे वजीर आला साहब है, उस वक्त के वजीर दाखिला पे तो वजीर दाखिला पे तो आप डाल रहे हैं, कल को इस वजीर दाखिला को पहचानने से इनकार ना कर दीजिएगा क्योंकि हालात जा रहे हैं मुश्किल तरफ। अभी जो वजीर दाखिला है वो तो खुद सीएम साहब है। अब सीएम साहब के पास जो करने का इख्तियार है, मैंडेट है। आपको मैं बताऊं एक बात, जब उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुआ, इंटरपोल ने इसको होल्ड किया तो यहाँ से सिंध हुकूमत से टीम जाने को तैयार नहीं थी उसको पकड़ने के लिए, कोशिश कर रहे थे कि वो वहां सेटिंग करके किसी तरह निकल जाए। यहाँ से पुलिस भेजने में 15 दिन लगाए गए, वो कहते रहे भाई आके ले लो कस्टडी, तो टाल मटोल करते रहे, टीम बनती रही कि किसी तरह ये इसको लेने न जाना पड़े। ठीक है, पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत इसमें इन्वॉल्व है, एक आदमी की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप के गले में आके ये फिट होता है, एक छछुंदर है, ना फंसते बनती है, ना उगलते बनती है, ना निगलते बनती है। और ये मामला यकीनन उन तमाम मामलात से ज़्यादा मुश्किल है
जो पीपल्स पार्टी की क़यादत करप्शन के हवाले से तय करती आई है। ठीक है उबैद शाह साहब, एक और पॉइंट रिकमेंडेशन में उसमें मेंशन है कि अक्यूज हैज कन्फेस्ड हिज इन्वॉल्वमेंट इन सर्टेन केसेस वेयर ही हैज कमिटेड क्राइम्स व्हिच आर कॉग्नाइजेबल बिफोर NAB, FIA एंड एंटी एनफोर्समेंट सेल, देयरफॉर ही अलोंग विद को-अक्यूज्ड पर्संस बी हैंड ओवर टू द अबव मेंशन्ड अथॉरिटीज फॉर इनिशिएटिंग लीगल एक्शंस। अच्छा, अब इसमें को-अक्यूज्ड पर्संस आ रहा है। को-अक्यूज्ड पर्संस इसके अंदर कुछ तो वो हैं जिनके नाम है मेंशन, लेकिन कुछ वो हैं जिनके नाम मेंशन नहीं, लेकिन सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। हमारे सर जुल्फिकार मिर्जा साहब की हम बात कर लें, लेकिन फ्रेश FIR लॉन्च होगी तो तमाम तर चीजें आगे एग्जीक्यूशन होगी ना, तो ये मामला कैसे, क्या ये JIT पर खत्म हो जाएगा? नहीं, देखे ना, मंतकी तौर पर तो ज़ैद के खिलाफ ट्रायल हो रहा है और मेरे ख्याल है उसको सजा भी हो गई है एक मुकदमे में, लेकिन एक मुकदमा नहीं है ना, तकरीबन कुछ भी नहीं तो 150 से ज़्यादा मुकदमे हैं सब मिला जुला के। ये अलग-अलग इंसिडेंट्स हैं और इनमें अलग-अलग अक्यूज भी कई जगहों पर एक तो पैटर्न अक्यूज है। ठीक है, चलें जाली अकाउंट्स केस की बात कर लेते हैं हम, वक्त कम रह गया। जाली अकाउंट्स केस के वाले से क्या कहेंगे आप? ऑपोजिशन जमातों में से बहुत सारे हाई लीडरशिप के ऊपर केसेस हैं। अच्छा, बाज लोग समझते हैं अपोजिशन तहरीक इंसाफ के PTI फॉरेन फंडिंग केसेस में जो डेट लगी है उस पर भी बात करेंगे। जी, अभी पहले मुझे जाली अकाउंट्स के बारे में बता दीजिए, केस के बारे में, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? जाली अकाउंट्स केस जो फालूदे वाले के पास से पैसे निकले, आप उस पर बात कर रही हैं? जी, या जरदारी साहब के ऊपर या फिर नवाज शरीफ साहब या फिर उनकी पूरी जो ओवरऑल लीडरशिप है, हाई लीडरशिप, हाई टियर की बात कर रही हूँ मैं। देखें, शरीफ खानदान के जो डायनेमिक्स है ना इस मामले में ये जरा डिफरेंट है। उन्होंने टीटियां मंगवाई हैं जिसका नैब के पास बड़ा रिकॉर्ड है और वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। अच्छा। ना हमजा दे सके, ना शहबाज शरीफ दे सके, ना मरियम बीबी दे सके। अच्छा। लेकिन यहाँ तो मामला सिंध में तो दूसरा है। अच्छा। सिंध में तो ये है कि आपका शनाख्ती कार्ड कहीं जेब से गिर गया बिलावल हाउस के आसपास, तो वो किसी मेहरबान को मिल गया। अच्छा। उसने आपके अकाउंट में 2-4 अरब रुपए डाल के फिर निकाल लिए। अच्छा। अब जब आपको पता चला, आपको ये अफसोस रहा कि काश मुझे पहले मालूम हो जाता जब ये पड़े हुए थे। मतलब ये कि ये मामला बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये एक अनोखे तर्ज की बात है। अच्छा, ये जो नैब रिपोर्ट के अंदर एक ये जो फैक्ट आया, जाली अकाउंट्स केस, जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया, ये क्या है? ये एक मुश्ताक साहब है, मुश्ताक साहब है, डॉक्टर मुश्ताक भी कहलाते हैं और ये 104 विजिट्स किए इन्होंने बाहर बैरून मुल्क। इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और ये बड़े क्लोज सर्कल में है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के। इनकी ये 25 करोड़ की 24 करोड़ की पेमेंट उज़ैर बलोच के पैसों से यहाँ दी गई है, भत्ते के पैसों से। तो ये प्रॉपर्टी में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। ये इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि मनी ट्रेल इसकी कनेक्ट हो गई है उनके पैसों से, तो ये प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी गई है और ये प्रॉपर्टी के इस पर ऊपर मुद्दा पड़ेगा। मैं कहता रहा हूँ ये मामला संगीन है। अच्छा। ये मामला उज़ैर बलोच से रिलेटेड मामला अभी काफी आगे तक जाएगा, बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। अच्छा, ठीक है, जरदारी साहब के हवाले से क्या कहेंगे आप, जो जाली अकाउंट्स केस के ऊपर नैब देखिए भाई शाह साहब ने एक काबिल एहतराम मेरे एक अर्ज किया कि भाई पीपल्स बिलावल हाउस के पास से गुजर कर आपके जेब से आपके शनाख्ती कार्ड अगर गिर गया होगा तो आपके नाम पे अकाउंट बन गया और उस पर पैसे आ गए। पहला तो मेरा सवाल ये बनता है कि भाई जिस बंदे माशाल्लाह बड़े मुबारक लोग हैं वो कि बिलावल हाउस के पास जाके अपना शनाख्ती कार्ड क्यों देते हैं? बोला है ना उन्होंने। नंबर मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपने पूरी बात की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, एक जुमला आपने पूरी बात की, मैंने नहीं मैं आपकी बात करूंगा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं चुप रहा। एक आदमी के नाम पर 2400 गाड़ियां रजिस्टर्ड है, उसको नहीं पता मेरी गाड़ियां 2400, आप यकीन करें। पकड़ भाई, किसके नाम पर है गाड़ियां, किधर है? पकड़े उसको, 2400 गाड़ियां हैं उसके नाम पे। चले मैं अर्ज करूं कि एक अकाउंट खोलने के लिए एक प्रोसीजर है। एक बंदे का अगर NIC गिरता है वो इतना बेहोश है, पाकिस्तान में वो इतना बेहोश है कि उसका शनाख्ती कार्ड गिर जाता है, वो उसका शनाख्ती पकड़ा गया था। देखो सुने अर्ज कर रहा हूँ मैं आपको, मैं असल में 3-4 लोगों को जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको अर्ज करूँ नहीं, हुसैन अर्ज कर रहा हूँ कि भाई एक तो ये है कि बिलावल हाउस के पास पता नहीं कौन सी मशीनें लगे कि कोई भी गुजरता है वहां से शनाख्ती कार्ड निकाल दिए जाते हैं। नंबर 1 जी कि वो जरदारी साहब के जो केसेस हैं इनके ऊपर आप ओवरऑल आपकी पार्टी का क्या है इसके ऊपर? देखिए मैं अर्ज करूं आपसे, आसिफ अली जरदारी में इस मुल्क का वो मेहरबान शख्सियत है जिसके ऊपर 1992 से लेके 2020 में जब हम मेरी उम्र उतनी है उतने उस बंदे के पास केसेस का एक रिकॉर्ड है। इन्हीं अदालतों ने बनाया, कभी जाली लगाया, कभी भैंसों का लगाया, कभी बाड़ों का लगाया, कभी जमीनों का लगाया। अदालतों का निजाम दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो अदालतों का निजाम दुरुस्त नहीं है। अदालतों का आप ये बात कहेंगे आज पाकिस्तान मुझे फंसा रहे हैं। नहीं, आप बताएं कि अदालतों का निजाम दुरुस्त नहीं है। देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बात कहूंगी कि जो वो रियासत है उसके सुतून, हर सुतून बहुत अहम है, तो जो जुडिशरी है वो भी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है और मेन और इम्पोर्टेंट है। लेकिन
लेकिन उसका क्या निजाम दुरुस्त नहीं है जो आप कह रहे हैं अदालतों से फंसाते हैं आपको? नहीं, मैंने अदालतों का नाम नहीं लिया है। अच्छा। मैंने अदालतों का नाम नहीं लिया है। आप कह रहे हैं मैंने ये कहा कि अदालतों से क्लियर हो गए हैं। इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती ये है 92 से लेकर 2020 तक केसेस बनते हैं ना, आप कह रहे हैं, कैसे बनते हैं? जरदारी पे हजारों केस बनाए गए। पाकिस्तान के उन लोगों ने, उन इदारों ने जो एंटी पीपल्स पार्टी है, नफरत करते जरदारी से, नफरत करते पीपल्स पार्टी से, उन्होंने हर वक्त अपनी मफाद के खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फंसाने के लिए आसिफ अली जरदारी के कंधे पर बंदूक रखा कि इस बंदे को गिराएंगे तो पीपल्स पार्टी गिर जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल जेल काटने के बाद वो बंदा गिरा नहीं। इन्हीं पाकिस्तान के मोहतरम प्यारे अदालतों ने उस बंदे को क्लियर किया। वो लोग, आप सब गवाह हो कि सैफुर रहमान की सूरत में उसके पैरों में आकर बैठ के माफिया मांगे, हमसे गलतियां हुई है कि हमसे करवाया गया है। किसने करवाया आप सब जानते हैं, क्यों करवाया गया आप सब जानते हैं। आज सब कुछ हो रहा है। 8 से 5 साल बाद अगर आसिफ अली जरदारी को अल्लाह उम्र दे, इंशाल्लाह यही लोगों के पैरों पर बैठकर माफिया नहीं मांगे, मेरा नाम बदल दे। ठीक है, रहमत अली साहब क्या कहेंगे ब्रोई साहब के जवाब में? मैं क्या कहूँगा मैडम, इन्होंने कहा कि जो रियासती जो इदारे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे नहीं लेना चाह रही है। नाम तो उनका ले नहीं रही। मैंने इदारे रियासत का नाम नहीं लिया। वो भाई मैंने एक सोच की बात की। किसी जमाने में नवाज शरीफ एक सोच था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके मोहतरम इमरान खान वो सोच बन गए। अच्छा, आज वो नवाज शरीफ सोच है, किन के सोच है वो, किनका सोच है आप उनसे पूछें किन के सोच पे चल रहे हो आप। तो मैं आपसे पूछ, आपने खुद इकरार किया 2013 में हमारे पास एक काउंसलर नहीं था। जिस जमात के पास 13 में काउंसलर नहीं हो, 18 में पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा हो। कराची में कह रहे हैं, कराची शहर के अंदर हमारी गवर्नमेंट दी, अभी भी तो हाईलाइट करके केपी में गवर्नमेंट दी। अपोजिशन लीडर पंजाब के अंदर हमारा था, यहाँ हमारे 4 एमपीए बैठे हुए थे। अब आपने खुद इकरार किया था उस टाइम हमारा एक काउंसलर नहीं था। जब आपने कहा मेरा काउंसलर नहीं था, क्या मतलब फिर आप उस टाइम गलत थे ना, पहले स्टेप में गलत थी आपकी। आपने कहा कि 2008 के अंदर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उससे पहले हमारी हुकूमत नहीं थी। मैंने कहा कि 2008 के इलेक्शन के बाद, 2008 के इलेक्शन तो हमने लड़ा ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बायकॉट किया। हमारे एक काउंसलर नहीं था, तो उजैर जान पीटीआई में क्यों आना चाह रहा था? वो पीटीआई क्यों उनसे राब्ते कर रही थी? और वो पीटीआई का इतना बेवकूफ थी कि वो सिर्फ उजैर जान से राब्ते करती। आपको मैं एक बात बताऊं कि नबील गबोल ने हमारी जो लोकल लीडरशिप है उनकी मिन्नतें की कि पीटीआई में हमें आना है। तो खुदा की कसम मैं ये बात बता रहा हूँ, और उनसे आप नबील गबोल से कुरान पे हाथ रखवा के कहे कि उन्होंने नहीं कहा, हमारी क़यादत ने उनको लेने से इनकार कर दिया। चले सर, ये कुरान को तो बीच में नहीं लाएंगे तो दिल घबराता है। जब कोई भी आदि फरियाल तालपुर साहिबा भी उस वक्त बात करी थी कि मुझे गिफ्ट दे रहे थे, तो मैंने बोलिए मैं तो कहती हूँ कुरान पाक को आप लोग बीच में ना, अपनी डिबेट में ना लेकर आए। चले ठीक है, दूसरी हम बात इस वक्त कर रहे थे जाली अकाउंट्स केस की, आप क्या कहेंगे? ये रिबाटल वही है ना, ये जितने मीम बनाए गए उनको भी, इसको भी इन्होंने इन बात को सीरियस ले लिया। हमारे एक दोस्त ने मीम बनाया था कि मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, मैंने बाकी एनआईसी अपने वहाँ डाल दी बिलावला उसके पास। अब जो उनका काम है कि वो कितने पैसे ट्रांसफर करते हैं जाली। इसका मतलब ये है इस कराची के गरीबों को जब भी गुर्बत के सामने जरूरत पड़ी है अपने आप को सपोर्ट करने, वो पीपल्स पार्टी के बिलावल हाउस चले जाते हैं ताकि वहां से हमें सपोर्ट किया जाए, आवाम को सपोर्ट किया जाता है। आवाम को सपोर्ट करने की बात मैं मानता हूँ भाई, मैं कहाँ इनकारी हूँ। वो कह रहे हैं मेरा एक सवाल है, ये जो अरबों खरबों, पता नहीं मैंने कभी जिंदगी में इतने अकाउंट सुने भी नहीं है, ये पैसे गए किधर? ये जो नेपने पकड़े थे, हाँ जी, ये कहाँ गए? ये तो आपकी लीडरशिप नहीं बताएगी ना। क्यों लीडरशिप बताएगी? वो तो बताया हमने अकाउंट से पकड़े हैं। हाँ जी, शर्जील मेमन से 500 अरब पकड़ लिया, डॉक्टर आसिम से 500 अरब किसी बैंक का नाम नहीं लेना चाहती, आप सब जानते हैं। बैंक को भी क्वेश्चन किया गया इस तमाम सिचुएशन में, और बहुत सारे इदारे और ऐसी कंपनीज आई जो कि वो एक्चुअली घोस्ट कंपनीज थी। भाई साहब बहुत बड़ा नाम है बैंकिंग इंडस्ट्री का, 75 ईयर्स उनकी एज है, बैंकों को उन्होंने चलाया है, खड़ा किया। उनकी इस मुल्क के करने का लोग तस्वीर भी नहीं कर सकते। इस मुल्क के मैशियत को बनाने में हुसैन लवाई का एक बहुत बड़ा किरदार है, दुनिया माने या न माने। मोहतरम जनाब की हुकूमत आने के साथ उस मैशियत को तबाह किया गया। क्या ये जो जाली अकाउंट्स की किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये इसमें मजीद कोई पेशरफ्त होगी, या ये केसेस जिस तरह पाकिस्तान में पहले सामने आते हैं और दबा लिए जाते हैं वैसे ही? उम्मीद तो है इंशाल्लाह होगी, पकड़ में आएंगे जिन्होंने ये जाली काम किए, वो इंशाल्लाह पकड़ में आएंगे। अच्छा, इस जाली सर मैं आऊंगी आपकी जानिब, इनको बोलने नहीं दीजिए, मैं आऊंगी। आपने सर टाइम आपके टाइम में बोल लीजिएगा अपने। रहमत अली साहब, इसके अलावा 18वीं तरमीम के ऊपर आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अपोजिशन जमातें कहती हैं कि आप लोग जो है कोई कॉन्स्पिरेसी करने जा रहे हैं, जो कि 18वीं तरमीम के नाम के ऊपर। आप लोग तो सवाल करते हैं या आप लोग वाकई कोई छेड़छाड़ चाहते हैं इस वक्त? अगर तो 18वीं तरमीम के अंदर एक 19वीं तरमीम अगर हो जाए तो क्या बुरा हो जाए? ये आप कह रहे हैं, वैसे आपकी लीडरशिप नहीं कह रही।
क्या आपकी लीडरशिप भी इसी स्टांस के ऊपर कायम है? आपकी लीडरशिप तो ये कहती है कि हम नहीं, सिर्फ बात करते हैं। हम तो बात करते हैं, लेकिन अगर हो भी जाए, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अगर हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? ये नहीं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टी का तो को बचाने के लिए, लोगों अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए 18वीं तरमीम ये सिर्फ खेल रहे, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। इनको पता है कि अवाम को हमारी असलियत का पता चल गया है। लेकिन असद उमर साहब कहते हैं कि जो हम बात करते हैं वो हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि जो 18वीं तरमीम की जो रूह है वो उससे उसको अपनाया नहीं गया। जिस तरह ऑटोनॉमी दी गई है हर सूबे को, लेकिन सूबा अपना काम नहीं कर रहा, तो हम इसलिए इस पर बात करते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं चाह रहे। क्या यही वजह है या आप लोग वाकई करना चाह रहे हैं कोई चेंजेस, कोई अमेंडमेंट? नहीं कर, फिलहाल तो करना नहीं चाह रहे। अगर करना चाह भी रहे, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तो कोई बुराई तो नहीं है ना, पार्लियामेंट से ही होगा। नहीं, ऑपोजिशन का ये कहना है कि आप लोग हो सकता है कि अमेंडमेंट के नाम के ऊपर सारी ऑटोनॉमी वापस छीन ले सूबों से। अल्लाह ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत पे यकीन रखती है और पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखती है, इंशाल्लाह। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है आपसे जो है सवाल करती है, वो आपसे 18वीं तरमीम के ऊपर करती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आपके ऊपर सदारती निजाम के ऊपर बहुत सारे सवाल। बस ये अपनी सियासी दुकानें खोली है और इन्होंने अपना सियासत को अपनी दुकानों को बचाने के लिए एक सदारती निजाम का लेबल लगा रहा है, दूसरा 18वीं तरमीम को खत्म करने का, और इनके पास है कुछ नहीं ना। मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम किसी सूरत सदारती निजाम नहीं आने देंगे, और मतलब ये हमारा एक लास्ट वर्डिक्ट है हमारा। मुस्लिम लीग तो ये भी कहती है कि ये जो पार्लियामेंट है ये भी जाली है। वो तो पार्लियामेंट को ही जाली मानते हैं। वो सदारती निजाम लाने और ना लाने वो तो बात की बात है। मौजूदा जो निजाम है उसको भी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों नहीं मानती है। मौजूदा निजाम को ठीक है, ये इमरान खान साहब इस पिछली पार्लियामेंट को जाली, वो भी इमरान खान साहब बार-बार बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये ब्रोई साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? जो आप लोग 18वीं तरमीम के ऊपर जो सवालात रेस करते हैं, आप लोग आखिर इस पर क्यों? असद उमर साहब कहते हैं मैंने सिर्फ ये बात की थी कि अपनी रूह से प्रैक्टिस नहीं हो रही। फॉर इंस्टेंस एजुकेशन के हवाले से हम बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का जो है बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। हालांकि ईयरली जो है बजट एलोकेट हो रहा है, हर चीज अपने ही सूबे में जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वो वैसे नहीं हो रही। मैंने ये बात की थी और अब ये डिबेट छिड़ चुकी है। अलविना देखे बात भाई ने कहा कि 18वीं तरमीम में अगर उसके अंदर एक तरमीम करके 19वीं किया जाए, वो कह रहे हैं पर्सनल ओपिनियन है, कोई दो राय नहीं है। बात यह है कि उसके अंदर 24 तरमीम हो चुके हैं, 19 से गुजर के 24 तक हम पहुंच चुके हैं। 18वीं तरमीम बेसिक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उससे पहले आपको खुद पता है कि पाकिस्तान के अंदर आइन के साथ क्या खेल खेला गया। पाकिस्तान के अंदर आइन था ही नहीं। आइन को तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी की आइन जैसे दिल चाह एक प्रेसिडेंट ऑर्डर पे आपने आइन के अंदर आगे पीछे कर लिया। सबसे पहली बात यह है कि आज भाई इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 1973 का आइन कायम है ना, इस बात तस्लीम करते हैं आप? उस 1973 के आइन के अंदर एक आर्टिकल है सूबे खुद मुख्तारी का। वो यही डिमांड करता है कि हर एक सूबे को अपने मसाइल हल करने का इख्तियार होगा और अपने वसाइल इस्तेमाल करने का इख्तियार होगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम पार्लियामेंट के जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम किया। उस कमेटी ने उस आइन को शुरू से लेकर आखिर तक खंगाला, कहां कहां कब कब कैसे कैसे मफाद के खातिर उस आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। उस आइन के अंदर से वो तमाम शिकें निकाल दी गई जो लोगों ने अपनी, एक मिनट में अपनी बात पूरी करूं जी, अपनी मफाद के खातिर ऐड किया था। वो खत्म हो रहा है सर मेरा, मैं अपना फाइनली मेरा जवाब इस पे जी। बात यह है कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान के आइन का वो रूह है जो 73 में डिमांड किया गया था। 18वीं तरमीम के ऊपर छेड़छाड़ से हमें मसला नहीं है, आप लाख दफा करें, लेकिन बात यह है कि 18वीं तरमीम जिस अंदाज में बनाया गया है उसकी जो खदोखाल है वो चेंज करने कोई भी पार्लियामानी शख्स आपको नहीं देगा। ठीक है, मैं एक मुख्तसर ये बताऊं कि 18वीं तरमीम के अंदर सूबों को तो खुद मुख्तियारी मिल गई, इनके इख्तियारात तो मिल गए, लेकिन इनके इख्तियारात मिलने के बाद अब इनके एग्जीक्यूट नहीं हो रहे जी। वन लाइनर वक्त खत्म हो गया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने इस पर कमेंट किया है, मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। मुख्तसार की बात यही, उन्होंने कहा 18वीं तरमीम में जरा सी हल्की फुल्की सी मेकअप करके ये और बेहतर बनाई जा सकती है और इसको बेहतर तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है बिल्कुल। इसको सूबाई खुद मुख्तारी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें बेहतरी लाई जाए। ठीक है, आप यानी कह रहे हैं कि जो 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसमें थोड़ी जो है